जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th बायोलॉजी अनसॉल्व्ड पेपर 2025 सेट नंबर 5 पेपर कोड दिया है हमारे पास 348 के का पार्ट 2 करने वाले हैं। यदि आप 70 में से 70 नंबर लाना चाहते हैं तो सारे सेट पेपर हल कर लीजिए 2019 से 2025 तक। तो प्यारे बच्चों, हम आज कौन से क्वेश्चन करने वाले हैं इनको एक बार देख लेते हैं। तो हमने जो सेट नंबर 5 है उसके क्वेश्चन आंसर यानी बहुविकल्पी से लगाकर पार्ट 1 में हमने तीसरे का आड़ा वाला यानी किसी एक यौन संचारित रोग का नाम लिखिए तथा उसकी रोकथाम के उपाय का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, ये हमने करवा दिया है। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 यानी लाइकेन एवं माइकोराइजा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, इसको जो 2 नंबर में पूछा गया इसको करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है चौथे का खा वाला मधुमक्खी पालन से आप क्या समझते हैं, संक्षेप में स्पष्ट कीजिए, ये 3 नंबर में दिया, इसको भी हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन है बीज क्या है, किसी एक बीज की संरचना का वर्णन कीजिए, इसको देखते हैं। और घा वाला दिया है प्रतिरक्षण के सिद्धांत का संक्षेप में वर्णन कीजिए, निष्क्रिय प्रतिरक्षण पर भी टिप्पणी लिखिए, इसको भी करने वाले हैं। और 5वें का वाला यानी भ्रूण पोष क्या है, इसके विकास की प्रक्रिया तथा कार्य बताइए, ये भी 3 नंबर में दिया है, इसको हल करेंगे। और 5वें का खा वाला दिया है जलीय पौधे अपने वातावरण में अनुकूलित हैं, उदाहरण तथा चित्रों की सहायता से स्पष्ट कीजिए, ये भी हल करने वाले हैं। और 5वें का गा वाला दिया है मानव इंसुलिन पर टिप्पणी लिखिए, इसको भी हल करेंगे। और 5वें का घा वाला दिया है रिटेक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या है, कोई 2 उदाहरण दीजिए। तो प्यारे बच्चों, बिना देरी किए हुए इनको हम एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो चौथे का जो का वाला प्रश्न है वो हमारे पास दिया है लाइकेन एवं माइकोराइजा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, लाइकेन एक सहजीवी संबंध है जिसमें कवक और शैवाल या साइनोबैक्टीरिया से लाइकेन का निर्माण होता है। इसके कवक घटक को कवलांश और शैवाल घटक को शैवालांश कहते हैं। अब इसमें देखते हैं पारस्परिक लाभ क्या होता है। तो शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाता है और कवक को प्रदान कराता है, जबकि कवक शैवाल को आधार सुरक्षा जल और खनिज लवण उपलब्ध कराता है। आगे देखते हैं कि लाइकेन प्रदूषक के संकेतक होते हैं और प्रदूषित क्षेत्रों में नहीं उगते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि लाइकेन होता क्या है। तो लाइकेन एक सहजीवी संबंध है जिसमें कवक होता है और शैवाल होता है, 2 जीवों से एक सहजीवी संबंध बनता है जिसे हम लाइकेन कहते हैं। कवक क्या करता है, कवक खनिज लवण और जल जमीन से लेता है और शैवाल में क्लोरोफिल होता है जिसकी उपस्थिति में अपना भोजन का निर्माण करते हैं, और दोनों क्या करते हैं, सहजीवी संबंध स्थापित करते हैं। और जो लाइकेन होता है वह प्रदूषित जगह यानी प्रदूषक का क्या होता है, संकेतक होता है, जहां पर प्रदूषित क्षेत्र होते हैं वहां पर ये नहीं उगते हैं। आगे देखते हैं माइकोराइजा। तो माइकोराइजा क्या है, माइकोराइजा कवक और उच्च श्रेणी के पौधों की जड़ों के बीच एक सहजीवी संबंध है। ये किसके बीच सहजीवी संबंध है, तो माइकोराइजा कवक और उच्च श्रेणी के पौधों या पादपों के बीच एक सहजीवी संबंध है। कवक मिट्टी से फास्फोरस, नाइट्रोजन और पानी जैसे पोषक तत्वों को अवशोषित कर पौधे को देता है, बदले में पौधा कवक को प्रकाश संश्लेषण से बनी शर्करा यानी भोजन प्रदान करता है। अब इसके देखते हैं माइकोराइजा के प्रकार। तो माइकोराइजा के प्रकार देखेंगे तो इसमें 2 प्रकार का होता है। तो सबसे पहला है एक्टोमाइकोराइजा, यानी पहला है जो प्रकार वो है एक्टोमाइकोराइजा। तो कवक जड़ों के बाहरी हिस्से पर एक जाल बनाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं दूसरा है एंडोमाइकोराइजा। तो ये कवक तंतु जड़ों की कोशिकाओं के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। इनका महत्व क्या है, तो महत्व देखते हैं।
यह फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए एक बेहतरीन जैव उर्वरक के रूप में कार्य करते हैं। यानी जो माइकोराइजा होते हैं वो क्या करते हैं कि फसलों की पैदावार बढ़ाते हैं और उन्हें जैव उर्वरक के रूप में कार्य में लाया जाता है। अगला क्वेश्चन चौथे का खा वाला प्रश्न दिया हमारे पास है कि मधुमक्खी पालन से आप क्या समझते हैं, संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। तो मधुमक्खी पालन क्या होता है, तो इसका आंसर देखेंगे। मधुमक्खी पालन, जिसे वैज्ञानिक भाषा में एपीकल्चर कहा जाता है, एक नंबर में पूछ सकता है कि एपीकल्चर क्या है या मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है। तो मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं, ये ध्यान रखना। शहद और मोम मूल्यवान उत्पादों के उत्पादन के लिए मधुमक्खियों को पाला जाता है। इनका उद्देश्य क्या है पालने का, तो उद्देश्य देखते हैं। तो मुख्य रूप से उच्च गुणवत्ता वाला शहद, मोम, रॉयल जेली, प्रोपिल्स और मधुमक्खी विष प्राप्त किया जाता है। आगे देखते हैं प्रबंधन। तो प्रबंधन क्या है, तो मधुमक्खियों को कृत्रिम बॉक्सों में पाला जाता है जिसमें रानी मक्खी, नर ड्रोन और श्रमिक मक्खियों का एक अनुशासित परिवार होता है। अब इनसे आर्थिक लाभ क्या है, तो यह ग्रामीण और कम भूमि वाले किसानों के लिए आय का एक बेहतरीन स्रोत है। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया है चौथे का गा वाला कि बीज क्या है, किसी एक बीज की संरचना का वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर देखते हैं। तो हेडिंग डालेंगे बीज। तो बीज एक परिपक्व बीजांड होता है जो निषेचन के बाद बनता है और जिसमें नया पौधा विकसित होता है। इसकी संरचना में मुख्य रूप से एक सुरक्षात्मक बीज आवरण, पोषण के लिए भ्रूणपोष एवं या बीज पत्र एवं और भविष्य के पौधे का भ्रूण होता है। आगे देखेंगे मटर के बीज, द्विबीजपत्री की संरचना। तो सबसे पहले देखते हैं बीजावरण यानी बीज का आवरण। तो बीज का बाहरी कठोर आवरण, जो टेस्टा यानी बाहरी और टेगमन यानी आंतरिक परतों से बना होता है जो बीज को सुरक्षा प्रदान करता है। यानी जी बीज का जो आवरण है एक बाहरी होता है, एक आंतरिक होता है। आगे देखेंगे बीज पत्र। तो मटर के बीज में दो बड़े मासल बीज पत्र यानी ये दो बड़े मासल बीज पत्र होते हैं जिनमें भोजन, स्टार्च, प्रोटीन जमा होता है और अंकुरण के दौरान भ्रूण को पोषण देता है। यानी जो अंकुरण के समय क्या करता है, ये भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। इसमें देखो ये होता है भ्रूणपोष, ये होता है बीज पत्र और ये होता है भ्रूण और ये होता है बीज आवरण। आगे देखेंगे भ्रूण क्या होता है, तो बीज के केंद्र में स्थित होता है और इसमें नया पौधा बनता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया है चौथे का घा वाला कि प्रतिरक्षण के सिद्धांत का संक्षेप में वर्णन कीजिए, निष्क्रिय प्रतिरक्षण पर भी टिप्पणी कीजिए। तो इसका आंसर देखते हैं। तो हेडिंग डालेंगे प्रतिरक्षण का सिद्धांत। तो प्रतिरक्षण के सिद्धांत का मतलब है शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता, जो मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। तो देखते हैं इसके आगे। पहली है सक्रिय प्रतिरक्षा। तो ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे सक्रिय प्रतिरक्षा। इसमें देखते हैं जब शरीर किसी रोगाणु के संपर्क में आने पर अपनी खुद की प्रतिरक्षा प्रणाली यानी एंटीबायोटिक और स्मृति कोशिकाएं यानी टी सेल्स या मेमोरी कोशिकाएं विकसित करता है जो भविष्य में उस रोगाणु से लड़ने के लिए तैयार रहती है। यहाँ पर लड़ने दो बार हो गया, तो लड़ने के लिए तैयार रहती है। अगला है दूसरा निष्क्रिय प्रतिरक्षा। तो निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्या है इसको देखते हैं। जब शरीर को बाहर से एंटीबॉडी या प्रतिरक्षा कोशिकाएं मिलती हैं तो तुरंत सुरक्षा प्रदान करती हैं, लेकिन शरीर स्वयं इनका उत्पादन नहीं करता है, उसे हम निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। आगे देखते हैं निष्क्रिय प्रतिरक्षा पर टिप्पणी। तो निष्क्रिय प्रतिरक्षा पर टिप्पणी पूछ रहा था, तो इसको देखते हैं। तो प्राकृतिक रूप से तो यह तब होती है जब एक शिशु को प्लेसेंटा या स्तनपान के माध्यम से मां से एंटीबॉडी मिलती है। दूसरा है कृत्रिम रूप से। तो यह तब होती है जब किसी व्यक्ति को सीधे
एंटीबॉडी का इंजेक्शन दिया जाता है, जैसे इम्यूनोग्लोबिन या विषनाशक एंटीबॉडी, जो तब उपयोगी होता है जब संक्रमण का खतरा अधिक हो और शरीर के पास अपनी प्रतिरक्षा बनाने का समय न हो, जैसे रेबीज या सांप के काटने पर। आगे देखते हैं इसका लाभ। तो लाभ तत्काल सुरक्षा, इससे क्या होती है, तत्काल सुरक्षा मिलती है। और इससे हानि क्या है देखते हैं। तो यह स्थायी नहीं होती है और शरीर को प्रतिरक्षा स्मृति नहीं देती है, यानी जो मेमोरी कोशिकाएं होती हैं या स्मृति कोशिकाएं होती हैं उनको ये संदेश नहीं भेजती है, जिससे भविष्य में फिर से संक्रमण का खतरा बना रहता है। यानी एक बार सांप काट लिया और हमने एंटीबायोटिक्स ले ली तो एक बार तो ठीक हो जाएंगे, लेकिन दोबारा सांप काटेगा फिर एंटीबायोटिक लेना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हमारे पास 5वें का प्रश्न नंबर का कि भ्रूणपोष क्या है, इसके विकास की प्रक्रिया तथा कार्य बताइए। तो इसका आंसर देखते हैं। तो ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे भ्रूणपोष। तो भ्रूणपोष होता क्या है इसको देखते हैं। तो भ्रूणपोष बीज के अंदर एक पोषक उत्तक है जो निषेचन के बाद बनता है और विकासशील भ्रूण को भोजन, स्टार्च, प्रोटीन, तेल प्रदान करता है ताकि बीज के अंकुरण और प्रारंभिक वृद्धि के लिए ऊर्जा मिल सके। आगे देखते हैं, ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे विकास की प्रक्रिया, यानी इसका विकास कैसे होता है। तो एक नर युग्मक अंड कोशिका से मिलकर द्विगुणित भ्रूण बनाता है। दूसरा नर युग्मक दो ध्रुवीय नाभिकों से मिलकर त्रिगुणित भ्रूणपोष यानी एंडोस्पर्म बनाता है। यह कोशिका बार बार विभाजित होकर एंडोस्पर्म उत्तक बनाती है, जिसे हम भ्रूणपोष कहते हैं। आगे है कार्य, इसका कार्य क्या है। तो भ्रूण को पोषण यानी भोजन, स्टार्च, प्रोटीन, वसा देना। दूसरा कार्य है अंकुरण के समय ऊर्जा प्रदान करना। अब इससे निष्कर्ष क्या है, तो निष्कर्ष देख लेते हैं। तो भ्रूणपोष द्विनिषेचन से बना त्रिगुणित यानी 3N उत्तक है जो भ्रूण को पोषण देता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 5वें का ख वाला कि खनिज पौधे अपने वातावरण में अनुकूलित हैं। उदाहरण जलीय पौधे अपने वातावरण में अनुकूलित हैं। उदाहरण तथा चित्रों की सहायता से स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर देखते हैं कि जलीय पौधे पानी में रहने के लिए कई खास अनुकूलन दिखाते हैं, जैसे तना लंबा, खोखला और हल्का होना, कमल, हाइड्रिला, पत्तियां चौड़ी और तैरने वाले कमल या पतली और रिबन जैसी हाइड्रेला यानी रिबन जैसी मतलब कटी फटी पत्तियां होना ताकि पानी में आसानी से रह सकें। रंध्रों का ऊपरी सतह पर होना, जैसे कमल। गैसों के आदान प्रदान के लिए मोमी परत, कमल से गलने से बचाव और अविकसित जड़ें जैसे जलकुंभी। यानी मोमी परत क्या होता है, तो मोमी परत ऐसी परत होती है जैसे कमल का फूल है और उसमें जो परत जो पौधा का जो पत्ता होता है उसमें क्या होता है, मोमी परत का आवरण चढ़ा होता है, जिससे क्या हो पानी में भीगा रहता है और पानी उसके अंदर जा ना पाए और जिससे क्या हो गले ना। आगे देखते हैं इसके, क्योंकि पानी से पोषण मिल जाता है, ये सभी उन्हें जलीय वातावरण में जीवित रहने और पनपने में मदद करते हैं। आगे देखते हैं अनुकूलन के उदाहरण। तो अनुकूलन के उदाहरण क्या है, सबसे पहले देखते हैं कमल में। तो कमल में पत्तियां देखेंगे तो पत्तियां बड़ी, गोल और चपटी होती हैं जो पानी की सतह पर तैरती हैं और प्रकाश संश्लेषण के लिए अधिक धूप लेती हैं। इन पर मोमी परत होती है जिससे पानी ठहरता नहीं है और पत्तियां गलने से बचती हैं। आगे देखेंगे तना। तो तना या प्रणाभ लंबा, खोखला और स्पंजी एरेनकाइमा उत्तक होता है जो पौधों को तैरने में मदद करता है और ऑक्सीजन पहुंचाता है। आगे देखेंगे इसके रंध्र। तो पत्तियों की ऊपरी सतह पर होते हैं जिससे अतिरिक्त पानी वाष्पित हो जाता है। फिर इसके बाद जड़ें।
तो जड़ मिट्टी में गहराई तक नहीं जाती, सिर्फ स्थिर रहने में मदद करती हैं। अगला प्रश्न हमारे पास दिया है 5वें का ग वाला कि मानव इंसुलिन पर टिप्पणी लिखिए। तो इसका आंसर देखते हैं। तो आंसर हो जाएगा मानव इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन्स है जो अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। यह रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है और कोशिकाओं में ग्लूकोज के अवशोषण में सहायता करता है। मानव इंसुलिन का उत्पादन रिकॉम्बिनेंट डीएनए यानी आरडीएनए तकनीक द्वारा यानी ई कोलाई जीवाणु में किया जाता है, जिससे मधुमेह रोगियों को इन सुरक्षित और शुद्ध इंसुलिन उपलब्ध होती है। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया है 5वें का घ वाला कि रिटेक्शन एंडोन्यूक्लियेज क्या है, कोई 2 उदाहरण दीजिए। तो इसका आंसर देखते हैं। रिटेक्शन एंडोन्यूक्लियेज यानी प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज ऐसे एंजाइम होते हैं जो डीएनए के विशिष्ट अनुक्रमों को पहचान कर उन्हें काटते हैं और उन्हें आणविक कैंची यानी मॉलिक्यूलर कैंची भी कहा जाता है या आणविक कैंची भी कहते हैं। ये प्राकृतिक रूप से जीवाणुओं में पाए जाते हैं और इन्हें वायरल डीएनए से बचाने के लिए रक्षा प्रणाली के रूप में कार्य करते हैं। यह डीएनए के दोहरे स्टैंड पर एक विशिष्ट न्यूक्लियोटाइड क्रम जैसे GAA, TTC या AA, GCTT को पहचानते हैं और उसे काटते हैं। उदाहरण के लिए देखते हैं। तो उदाहरण में हमने लिया है इकोआर। तो इकोआर क्या है? इकोआर-I। तो यह ई कोलाई नामक जीवाणु से प्राप्त होता है और डीएनए के GAA TTC अनुक्रम को पहचान कर काटता है, जिससे चिपचिपे सिरे बनते हैं। दूसरा है हिंड थर्ड। तो हिंड थर्ड क्या है? तो यह हेमोफिल्स इन्फ्लुएंजा से मिलता है और AAGCTT अनुक्रम पर कार्य करता है, जिससे इसमें भी चिपचिपे सिरे बनते हैं। इस पार्ट को यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। अपनी बेहतर तैयारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, जिससे तुम्हारे 70 में 70 नंबर आ सकें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।